हेलो दोस्तों, स्वागत आपका स्टडी अलॉट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इस वीडियो में हम जानेंगे EIA होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसके मेन पॉइंट क्या हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इन्वायरमेंट हमारे लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको कंजर्व करके रखना हर एक की नैतिक जिम्मेदारी है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक स्टडी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज EIA। तो EIA एक ऐसी स्टडी या प्रोसेस है जो कि ह्यूमन के द्वारा की जाने वाली प्लांट एक्टिविटीज़ के कारण इन्वायरमेंट के जो पॉइंट हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, वेजिटेशन, इकोलॉजी, वाटर एंड एयर, इन पर होने वाले इम्पैक्ट को दर्शाता है। EIA स्टडी में इन्वायरमेंट के वाटर, एयर, इकोलॉजी, इनके ऊपर पड़ने वाले एडवर्स इम्पैक्ट की स्टडी करी जाती है और साथ में EIA के द्वारा हमारे सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और अदर इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करा जाता है, प्रिडिक्ट करा जाता है और साथ में इवैल्यूएशन भी करा जाता है। यहाँ पर इम्पैक्ट का इवैल्यूएशन करने से मतलब है कि हमारे द्वारा जो की जाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ है, उनसे होने वाला जो इम्पैक्ट है वो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसकी डेप्थ कितनी होगी, हमारा जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो कितना हमारे लोगों को इफ़ेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें हम EIA में जानते हैं। साथ में EIA के द्वारा हम हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले जो भी एडवर्स इम्पैक्ट है उनको मिटिगेट करने के लिए भी प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर मिटिगेट का मतलब है कम करना, यानी कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट से हमारे इन्वायरमेंट को एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे काउंटर मेजर लेंगे जिससे कि हमारा जो एडवर्स इफेक्ट है वो मिटिगेट हो जाए, या फिर हम अपने सजेशन के द्वारा उस प्रोजेक्ट में अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेव हो सके और हमारी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी चालू रहें। तो ये है हमारा EIA। यहाँ हम जानेंगे EIA की शुरुआत कब हुई। तो EIA को सबसे पहले 1960 में USA की इन्वायरमेंटल पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करा गया था। इसके बाद दुनिया के दूसरे देशों ने इस EIA को अपने देश में लागू करा। 1970 और 1980 में सबसे ज़्यादा EIA का तेज़ी से एक्सपेंशन अदर कंट्रीज़ में हुआ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और यूरोपियन यूनियन ने 1980 में EIA को इंटरनेशनली एडॉप्ट करने में अपनी सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई। हालांकि पूरी दुनिया में EIA को फैलाने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने 1992 में रियो डिक्लेरेशन का जो प्रिंसिपल 17 है उसमें EIA की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा जोर देकर कहा। साथ में उन्होंने ये कहा कि EIA एक नेशनल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हर एक देश को अपने यहाँ यूज़ करना चाहिए। हर देश को अपने यहाँ बनने वाले प्रोजेक्ट में EIA का यूज़ करना चाहिए ताकि वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ है, वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो सके। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में रिवर वैली प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में 1978 में EIA को इंट्रोड्यूस करा गया था। हालांकि EIA के जो सिस्टेमेटिक नॉर्म्स बने थे वो बने थे 1994 में। इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट के अंदर 1994 में एक नोटिफिकेशन जारी करा गया था जिसका नाम था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। इसी नोटिफिकेशन के आधार पर EIA के सिस्टमेटिक ढंग से नॉर्म्स इंडिया में बनाए गए थे। EIA के अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में समय समय पर नए नोटिफिकेशन जारी करता रहता है जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रिलेटेड होते हैं। 2006 में EIA के नोटिफिकेशन में कुछ जरूरी अमेंडमेंट हुए थे, यहाँ पर वो जानना जरूरी है। तो 2006 में जो सबसे जरूरी अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था कि इंडिया में बनने वाले जो भी प्रोजेक्ट हैं और जिनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है उनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया, जिसमें पहली कैटेगरी थी कैटेगरी ए की जो कि नेशनल लेवल अप्रेजल कही गई, और सेकंड कैटेगरी थी कैटेगरी बी जिसको कहा गया स्टेट लेवल अप्रेजल। कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट हैं वो नेशनल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी के द्वारा नेशनल लेवल पर अप्रेजल कर जाएंगे, और जो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट हैं वो स्टेट लेवल पर अप्रेजल करे जाएंगे। स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट को क्लियरेंस प्रदान करेगी। तो ये थे 2006 के मेन अमेंडमेंट। यहाँ पे जरूरी है कि EIA में आखिर इंक्लूड क्या होता है। EIA एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर बहुत सारे सेक्टर इंक्लूड है, यानी कि अगर उन सेक्टर में कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो वहाँ पर EIA करना कंपलसरी है। और वो है हमारे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। ये प्रोजेक्ट हमारे छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। अगर बड़े से बड़े का एग्जांपल लें तो अगर कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन रहा है तो वहाँ भी EIA कंपलसरी है। और अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर किसी समुद्र के बीच पर एक नया होटल बन रहा है तो उसके लिए भी EIA कंपलसरी है। यहाँ पर EIA में 30 कैटेगरी ऐसी दी हैं कि जिन कैटेगरी के अंदर अगर कोई नया प्रोजेक्ट या नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी है। और वो कैटेगरियाँ हमारी न्यूक्लियर पावर, रिवर वैली, पोर्ट, पेट्रोलियम रिफाइनरी, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग कंपनी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सिंथेटिक रबड़, एस्बेस्टस प्रोडक्ट, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री और एल्कली इंडस्ट्री। साथ में हमारे हैं बैटरी इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, माइनिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट, हिमालय के इकोसिस्टम से गुजरने वाली जो रोड्स हैं वो, डिस्लरी, पल्प एंड पेपर मिल्स, सीमेंट मिल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट्स और हमारी मेरीन लाइफ से रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट हैं। तो ये वो सारी कैटेगरी हैं जिनमें हमारा EIA कंपलसरी है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि आखिर EIA को कंडक्ट करना जरूरी क्यों है। तो जैसा कि आपको पता है ह्यूमन और नेचर एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं और हमको हमारे ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रोड, पाइपलाइन, माइंस और टूरिज्म। जबकि जब भी हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएंगे तो इनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ेगा। इसके अलावा जब भी हम कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाते हैं, हजारों लोगों के लिए कोई होटल बनाते हैं या कोई माइंस खोदते हैं, तो इसका इर्रिवर्सिबल इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर पड़ता है। आपको पता होगा
उत्तराखंड में जो टिहरी डैम है, इसको बनाने के लिए भी कई बार इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट ने विरोध करा। गुजरात में बनने वाला जो सरदार सरोवर डैम है, जो कि नर्मदा नदी पर बना है, उसको बनाने के लिए भी लोगों का विरोध झेलना पड़ा। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न है कि जब भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसके द्वारा हमारे इन्वायरमेंट पर इरिवर्सिबल इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में जंगल काटे जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको रीसेटलमेंट कराया जाता है और वहाँ की जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, उनका जो हैबिटेट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये ऐसे इम्पैक्ट हैं जो एक बार हो गए तो ये वापस से रिवर्स नहीं हो सकते। ये इम्पैक्ट परमानेंट होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी बुरा प्रभाव डालते हैं। हमारा जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमारे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट बनता है वो इन्वायरमेंट के हमेशा अगेंस्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो EIA एक ऐसी स्टडी है जो कि एक मिडिल पाथ यानी कि बीच का रास्ता निकालती है, ताकि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी बन जाएं और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी कंजर्व रहे। इसलिए EIA को किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले कंपलसरी करना ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा EIA नोटिफिकेशन 2020। हाल ही में EIA में एक नया नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट आया है और जिस ड्राफ्ट के कुछ पॉइंट हैं जिसका बहुत सारे लेवल पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। जानते हैं वो पॉइंट है क्या? तो पहला पॉइंट है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। इसका मतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अप्रूवल लेना। अर्थात अगर मान लेते हैं कोई पावर प्लांट है, अगर किसी पावर प्लांट को बनाना है तो वो पहले बन जाएगा और वो ऑपरेशन में भी आ जाएगा, तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन ये अलाउ करता है कि वो पावर प्लांट बनने के बाद और ऑपरेशन में आने के बाद भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले सकता है। लेकिन इससे एक नुकसान है कि सपोज अगर वो प्रोजेक्ट बन गया और ऑपरेशन में भी आ गया और बाद में पता चला कि उसने EIA के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा नहीं करा, जिसके कारण इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो ये जो इम्पैक्ट है ये रिवर्स नहीं हो सकता। यानी कि जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। हालांकि इसमें अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, उस पर फाइन और पनिशमेंट लगाने की व्यवस्था करी गई है। लेकिन उस फाइन और उस पनिशमेंट से जो इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है उसको तो पूरा नहीं करा जा सकता। पोस्ट फैक्टो के रिगार्डिंग मद्रास हाई कोर्ट ने 2017 में एक डिसीजन लिया था। उस डिसीजन में ये कहा गया था कि कुछ प्रोजेक्ट में ये कहा गया था कि उनको पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे दिया जाए, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को देने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। EIA में एक प्रोसेस होता है पब्लिक कंसल्टेशन का। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो वहाँ पर रहने वाले जो आम लोग हैं उनसे उन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कराया जाता है, उनको उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है और आम लोगों से उस प्रोजेक्ट के लगाने के लिए एक फीडबैक लिया जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लग जाए या नहीं। और आम लोग अपना सजेशन और अपना फीडबैक प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी को देते हैं, या ये कहें जो गवर्नमेंट ऑथोरिटीज़ है वहाँ पर भी ये फीडबैक जाता है, जिसके आधार पर उस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलता है। तो यहाँ पर जो फीडबैक देने का टाइम था या सजेशन देने का टाइम था वो था पहले 30 दिन,
जो कि अब घटाकर कर दिया गया है 20 दिन। तो यहाँ पर जो हमारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो टाइम कम करा गया है उससे हमारा जो प्रोजेक्ट को दिया जाने वाला फीडबैक है वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। बिकॉज एक तो ये टाइम बहुत कम है जिसमें जो आम लोग हैं अपनी स्टडी और अपना फीडबैक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो आम लोग हैं वो उस प्रोजेक्ट के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। वो आम लोग होते हैं और उनको प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, इकट्ठा करनी पड़ती है, उस पर स्टडी करनी पड़ती है और उनको आगे पहुंचानी पड़ती है। इसलिए और साथ में ये भी कहा गया कि कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर आम लोग शिक्षित नहीं है, यानी वो पढ़े लिखे ही नहीं है और वो EIA क्या है इसके बारे में भी अवेयर नहीं है, जिसके लिए 30 दिन का समय ही बहुत कम था, जिसको और कम करके 20 दिन कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कैटेगराइज प्रोजेक्ट एज स्ट्रेटजिक, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटजिक कैटेगरी में डालना। नोटिफिकेशन में एक ऐसा प्रावधान करा गया है कि गवर्नमेंट को ये पूरा अधिकार होगा कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटजिक कैटेगरी में डाल सकता है, और अगर किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटजिक कंसीडर कर लिया जाएगा तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाएगी। और अगर ऐसा प्रोजेक्ट किसी भी इन्वायरमेंट पॉलिसी का वॉयलेशन करता है तो उसकी जो कंप्लेन है वो आम आदमी नहीं कर सकता, उसकी कंप्लेन केवल गवर्नमेंट अथॉरिटी, अप्रेजल कमेटी और रेगुलेटरी अथॉरिटी कर सकती है। इसका मतलब जहाँ पर वो प्रोजेक्ट बनना है वहीं का आदमी उसकी कंप्लेन नहीं कर सकता, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। साथ ही में इस ड्राफ्ट में एक नोटिफिकेशन और ऐड करा गया है। उसमें क्या कहा गया है कि अब ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि 1.5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में हैं उनको अब EIA की जरूरत नहीं है, जबकि पहले ये लिमिट 20,000 स्क्वायर मीटर थी। यानी कि पहले 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा जो भी प्रोजेक्ट थे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उनको EIA करना कंपलसरी था, और जिसको बढ़ाकर अब 1.5 लाख स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। इसके बाद नए नोटिफिकेशन में एक कैटेगरी बनाई गई है जिसको कहा गया B2, और इस कैटेगरी को EIA से दूर रखा गया है। जानेंगे अब इस कैटेगरी में क्या क्या है। इस कैटेगरी में हमारे ऑफशोर और ऑनशोर ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, ऐसे पावर प्लांट जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि 25 मेगावाट तक के हैं, उनको EIA की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक के हैं, वहाँ पर EIA की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल मीडियम मिनरल बेनिफिशियरी यूनिट, फाउंड्रीज, क्लिंकर, मीडियम सीमेंट प्लांट, अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, ऐसे प्लांट को भी अब EIA की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो कि डाई के एरिया में हैं, ड्रग बनाने के एरिया में, और जो सिंथेटिक रबड़ बनाते हैं वो भी अब EIA की कंपलसरी से आज़ाद हैं। सारे इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट यानी कि जो हमारे नदी में बनने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको अब EIA की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हाईवे जो कि 25 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हैं और इनको चौड़ा करना है तो इनको भी अब EIA से दूर रखा गया है। एरियल रोपवे, आपने देखा होगा कि माउंटेन जैसे कि हमारा नैनीताल या मसूरी है, वहाँ पर रोपवे हैं जो कि हमारे सेंसिटिव जोन में आते हैं, तो वहाँ पर भी एरियल रोपवे लगाने के लिए अब EIA की आवश्यकता नहीं है। अब नए EIA 2020 के जो नोटिफिकेशन आए हैं उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है
और वो क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? जो हमने अभी पॉइंट पढ़े उनके कारण। हमारे जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि नए 2020 के नोटिफिकेशन में जो भी अमेंडमेंट करे गए हैं वो पॉल्यूशन को बढ़ाने वाले हैं। एक मूवमेंट है कर्नाटक का जिसका नाम है यूनाइटेड कंजर्वेशन मूवमेंट। उसने ऑनलाइन पिटीशन डाली है ताकि आम लोग डिमांड करें कि जो हमारा EIA है उसको और भी मजबूत करा जाए, जबकि 2020 का EIA नोटिफिकेशन हमारे जो रेगुलेशन थे उनको और भी हल्का कर रहा है, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होगा लेकिन हमारे इन्वायरमेंट पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ही नेगेटिव पड़ेगा। हाल ही में ये जो हमारा यूनाइटेड कंजर्वेशन मूवमेंट है वो कहता है कि वर्तमान में पूरे देश में पॉल्यूशन का लेवल दिनों दिन बढ़ रहा है, तो इस कारण से हमको जो EIA 2006 के नोटिफिकेशन के रूल्स थे उनको और भी सख्त करना था, जबकि EIA 2020 के नोटिफिकेशन के रूल क्या करते हैं? वो उन सारी कंडीशनों को हल्का कर देते हैं जो कि अभी तक पॉल्यूशन दूर करने में मदद कर रही थी। साथ में वो कहते हैं कि ऐसी 25 टॉक्सिक इंडस्ट्रीज हैं जिनको अब नए EIA 2020 नोटिफिकेशन में EIA स्टडी से बाहर कर दिया गया है, जिनको हमने अभी पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा। यहाँ पर UCM यानी कि यूनाइटेड कंजर्वेशन मूवमेंट है वो ये कहता है कि कर्नाटक के जो 5 जिले हैं जो है बेलगावी, उत्तर कन्नड़, कोडागु, चिकमगलूर और शिवमोगा, वहाँ पर जो प्रपोज प्रोजेक्ट हैं उनके द्वारा हमारे इकोसिस्टम के लगभग 21 लाख पेड़ों को काटा जाएगा, जिसमें कि कोडागु में 7 हाईवे हैं और 2 रेलवे प्रोजेक्ट हैं, जिसको हाईवे को चौड़ा करा जाएगा जिसके कारण बहुत सारे पेड़ कटेंगे। साथ ही में एक नेशनल हाईवे है जो कि बेलगावी से पंजिम यानी कि गोवा तक है, जिसको चौड़ा करने के लिए लगभग 1 लाख हरे पेड़ों को काटा जाएगा। और ये जो पेड़ हैं वो वेस्टर्न घाट में आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि वेस्टर्न घाट हमारे देश का सबसे रिच इकोसिस्टम वाला घाट है, जहाँ पर बहुत सारी मिस्केलेनियस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज मिलती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2006 में जिनके लिए EIA की ज़रूरत थी, लेकिन 2020 में जो नए नोटिफिकेशन आए हैं अब उसमें EIA की जो बाध्यता थी, जो कंपल्शन था, वो खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण कर्नाटक का जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उनके कारण बहुत सारे पेड़ कटेंगे और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस पर इरिवर्सिबल नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण वहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म करा जा रहा है और इसका विरोध करा जा रहा है। तो ये था हमारा आज का EIA स्टडी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।